आई थिंक बाकी लोगों ने नहीं ज्वाइन करना, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि रिकॉर्डिंग बीच में से मिस भी हो जाती है ना। और एक चीज़ मैं आपसे पहले ही बता दूं आपको कि ये 30-45 मिनट के बाद ना एक दफ़ा डिस्कनेक्ट होगा। लेकिन आपने फ़ौरन से इसी लिंक पे, जिस लिंक पे आपने अभी ज्वाइन किया हुआ है ना, इसी को दोबारा से क्लिक करना है, तो 2-3 सेकंड्स के अंदर आप दोबारा ज्वाइन करेंगे। इवन अगर मेरा भी डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, तो आपने लीव नहीं करनी है, आपने दोबारा ज्वाइन करते रहना है। ठीक है, क्योंकि ये 45 मिनट्स का सेशन होता है ना, उसके बाद मे भी, वैसे तो मैंने इसको टाइमिंग दी है, लेकिन मे भी ये डिस्कनेक्ट हो जाए ना। तो अगर हो जाता है तो फिर मैं भी दोबारा ज्वाइन करूंगी और आप भी सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है। ओके मैम। अस्सलाम मैम, वालेकुम इसकी सलाम। अगर रिकॉर्डिंग कहीं से मिस हो जाएगी तो फिर आप इसकी पीडीएफ भेज देंगे। इसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है नहीं नहीं, वैसे हमारी। तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी ना, लेकिन बात वही है कि जी ये जूम में ना समटाइम्स बीच में से खुद ही वो कुछ स्लॉट्स होती हैं, वो मिस हो जाती है ना। तो वो यही है कि इसीलिए मैंने कहा था कि ज्वाइन करें सब ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग पे फुली डिपेंड नहीं किया जा सकता। अगर आपने ज्वाइन किया तो फिर तो आपके सामने लेक्चर कंप्लीट चलेगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो आप नोट भी साथ साथ करते रहिएगा ना। लेकिन जो लोग इसलिए जी। नहीं ज्वाइन कर रहे कि सिर्फ रिकॉर्डिंग से करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगी कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं है। अगर तुमने कहीं से मिस किया तो ऑब्वियस सी बात है, वो दोबारा तो मैं उसको नहीं वो कर सकती। ठीक है, तो ये बात कर रही हूँ। जी होपफुली ये कंप्लीट ही रिकॉर्ड होगा लेक्चर, लेकिन मे बी सम टाइम बीच में से ना मिसिंग, जैसे डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट होते हैं, फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट होने के थोड़ी देर के बाद जाके रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो वो वाली चीज़ कह रही हूँ, थोड़ा बहुत मसला होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। राइट। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट करें। इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक थोड़ी सी बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन है, और फिर हम आ जाएंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे। ठीक है, हमारे पास हम कहते हैं कि इफ वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ टी एंड इट इज डिफाइंड फॉर इज डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी लिया हुआ है, सिंगल वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल में यहाँ ले सकती थी। हमारे पास ये फंक्शन ऑफ टी है, इट इज डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। देन द इम्प्रॉपर इंटेग्रल, देन द इम्प्रॉपर इंटेग्रल, इम्प्रॉपर इंटेग्रल को हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे कि क्या होता है। इंटेग्रल फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी ए ऑफ एस एंड टी एफ ऑफ टी डी is defined as a limit इंटेग्रल है आपके पास 0 टू इंफिनिटी ए ऑफ एस एन टी एफ ऑफ टी डी। ये जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल में ना आपके पास दो तरह के इंटेग्रल्स को हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। एक वो इंटेग्रल जिनमें आपका जो इंटेग्रेंट होता है, यानी कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, वो किसी पॉइंट पे, ये जो आपकी डोमेन होती है, इसके किसी पॉइंट पे अगर एग्जिस्ट नहीं करता या अनडिफाइंड हो जाता है, तो एक ऐसे इंटेग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटेग्रल कहते हैं, जिसका इंटेग्रेंट किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी शो करे इस डोमेन के किसी पॉइंट पे। ठीक है, और दूसरा केस इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जो अभी हमारे पास है, वो ये होता है कि आपके पास ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, हमने लिखा 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास टी जो है, दैट इज फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्लोज 0 अप टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। आपकी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसमें अगर कहीं अनडिफाइंड आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो हम उसको कहते हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल। अब जैसे यहाँ पे आप देखो तो अपर लिमिट आपकी इन्फिनिटी है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटेग्रल। या लोअर लिमिट आ जाए माइनस इन्फिनिटी, तो भी हम इसको, या दोनों आ जाए, माइनस इन्फिनिटी आ जाए प्लस इन्फिनिटी आ जाए, तो हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल जो आप कैलकुलस में देखते थे, वो हम क्या कहते थे कि आपके पास या तो इंटेग्रेंट अनडिफाइंड हो रहा हो, या फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में कहीं पे इन्फिनिटी आता है, तो दैट इज इम्प्रॉपर इंटेग्रल। ठीक है, तो हम डिफाइन करने जाए लैप्लास ट्रांसफॉर्म को, तो उसमें हम सबसे पहले जो चीज कंसिडर कर रहे हैं दैट इज इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ दिस स्पेसिफिक टाइप। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी के ऑफ एस एन टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो दिस इज डिफाइंड। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को आपको पता है, क्योंकि आपकी लिमिट में अनडिफाइंड है, तो आप इसको
डिफाइन करते हो एज अ लिमिट। लिमिट कैसे लिखते हैं आप देखिए यहाँ पे अपर जो लिमिट है दैट इज इंफिनिटी, तो हम इसको लिमिट की फॉर्म में लिख लेते हैं बिकॉज हम इंफिनिटी तो आपको पता है कि दैट इज नॉट डिफाइंड, तो हम इसको डिफाइन करने के लिए लिमिट के केस में, अब लिमिट के केस में अगर आपको याद हो तो जब हम लिखते हैं ना लिमिट सम वेरिएबल अप्रोचेस टू इंफिनिटी, या मैं लिखूं बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसका मतलब होता है कि b इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, b इज नॉट अनडिफाइंड, इट इज अ वेरी 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 लार्ज नंबर। लिमिट के केस में इंफिनिटी का मतलब होता है वेरी वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, तो हम हमेशा इम्प्रॉपर जो इंटेग्रल होता है उसको लिमिट की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैलकुलस में भी हम ऐसे ही करते हैं, और जब भी हमारे पास कहीं पर भी कैलकुलस के अंदर या किसी भी मैथमेटिक्स के कोर्स के अंदर जब इम्प्रॉपर इंटेग्रल आता है तो हम उसको एज अ लिमिट ही डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि अपर लिमिट अनडिफाइंड थी तो मैंने लिखा बी। वैसे हम लिखते होते हैं इंटेग्रल, अगर आप देखिए तो जब हम क्लोज इंटरवल ए बी पे लिखते हैं तो हम लिखते होते हैं ए टू बी। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि अपर लिमिट जो है वो अनडिफाइंड है तो मैंने यहाँ पे लिमिट में कोई नया वेरिएबल लिखने के बजाय मैंने इसको कह दिया बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, तो हमने इसको लिखा लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब इस इंटेग्रल में जस्ट मैं इंफिनिटी की जगह क्या करूंगी, बी लिख ली जाऊंगी, या जगह इंटेग्रल 0 to b, बाकी सेम यही रहेगा के ऑफ एस ऑफ टी, के ऑफ एस एंड टी, एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये आपके पास एक इंटेग्रल आ गया। इस इंटेग्रल को लेट से मैं कॉल कर देती हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास ये जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल आया है, ठीक है, ये जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है हो सकता है कि ये एग्जिस्ट करे, यानी कि इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास फाइनाइट आंसर आए। अगर आप इसको सॉल्व करते आपके पास फाइनाइट आंसर आता है तो उसका मतलब होता है कि आपका इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, जिसके एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, हम कहते हैं इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब होता है कि आपके पास एक डिफाइंड आंसर आता है। और दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है इंटेग्रल इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास ये इंटेग्रल एग्जिस्ट ना करे, यानी कि आपके पास इस इंटेग्रल की फाइनाइट वैल्यू ना आए। ठीक है, तो ये सबसे पहली इसको मैंने डिफाइन भी इसीलिए किया कि एक तो आपको पता चल जाए कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल क्या होता है, आप थोड़ा रिमाइंड हो जाए। दूसरा ये है कि आप जब लिमिट लेते हो तो लिमिट में एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट दोनों केसेस पॉसिबल होते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि आपके पास जो इंटेग्रल है वो कन्वर्ज करता है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम कहेंगे हमारा जो इंटेग्रल है वो डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो यही चीज अब मैं लिखने लगी हूँ, सेम यही चीज मैं आपको लिखवा देती हूँ। इफ द लिमिट if the limit in one in this equation 1 exists, then we say that the integral exists। और इसमें आपको क्या बताइए इंटेग्रल एग्जिस्ट और इज कन्वर्जेंट, इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट। अब जब भी मैं कहूंगी कि इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट इसका मतलब होगा कि इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है, मतलब उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आती है आफ्टर सॉल्विंग द इंटेग्रल। ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा, इफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर हम क्या कहेंगे, इफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स दैट द इंटेग्रल इज डाइवर्जेंट। तो हमने दो चीजें सीखी। इंटेग्रल कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि आपके पास इंटेग्रल एग्जिस्ट करे, मतलब उसकी फाइनाइट वैल्यू है, और इंटेग्रल डाइवर्जेंट का मतलब ये है कि आपके पास इंटेग्रल एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, ये चीजें होती। अब ओके, मैं इसको रिमूव करके दोबारा फिर से लिखती हूँ। ठीक है, इतनी चीज आपने नोट कर लिया है, वैसे ये आपको रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगी, लेकिन ये है कि आप इसको चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते जाएं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, तब डिस्कनेक्ट नहीं हुई ना, जब कट होके ना दोबारा मैं स्टार्ट करूंगी तो तब जो स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा पोर्शन है ना, तो मे भी वहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं रिकॉर्ड होता। बाकी तो ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है ये आपको मिल जाएगी वीडियो के साथ में, दिखा दी recording। अच्छा जी, अभी तक हमने देखा कि हमारे पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल था जो कि कन्वर्ज भी कर सकता है और डाइवर्ज भी कर सकता है। अगर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करे तो इट मीन्स आपका इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, और अगर ना करे तो इट मीन्स आपका जो इंटीग्रल है वो डाइवर्ज करता है। ठीक है, अब इसमें ये जो मैंने इंटीग्रल लिखा, मैं दोबारा लिख देती हूँ। मैंने इंटीग्रल लिखा था 0 to ∞ के ऑफ
एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये इंटेग्रल आपने याद रखना है। और इसको फिर मैंने लिमिट फॉर्म में लिखा, लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंटेग्रल 0 टू बी के एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये आपकी कोई जरूरत नहीं, इसको आपने याद रखना है। ओके, अब इसमें ये जो के एस टी है, के एस टी जो है, दिस इज कॉल्ड कर्नल, इसको हम कहते हैं कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये जो के एस टी हमने लिखा है, दिस इज कॉल्ड कर्नल। कॉल्ड कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म, दिस इज कॉल्ड कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ये जो कर्नल है, अब इसमें एक स्पेशल केस हम ले लें, क्योंकि जब भी हम इस कर्नल को डिफाइन करेंगे ना एज अ फंक्शन, तो हमारे पास लाइक हम फॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ये जो कर्नल होता है ये एक स्पेशल केस होता है। यानी कि हम ये कर्नल जो है इसको फिक्स ले लेते हैं, के एस टी, ये जो फंक्शन है कि फंक्शन ऑफ एस एंड टी, इसको हम स्पेसिफिकली ले लेते हैं ई रेज टू द पावर माइनस एस टी। ये फिक्स्ड होता है। अगर हम हमारा कर्नल ई टू द पावर माइनस एस टी है, यानी कि मैं यहाँ पे के एस टी की जगह ई टू द माइनस एस टी लिख दूँ, तो ये जो डेफिनेशन 1 है, ये किसकी बन जाएगी? ये बन जाएगी लेप्लास ट्रांसफॉर्म की। ये बन जाएगी लेप्लास ट्रांसफॉर्म की। जब मैं कर्नल को डिफरेंट ले लूंगी, तो मे बी ये जी ट्रांसफॉर्म बन जाए, मे बी कोई और ट्रांसफॉर्म बन जाए। तो ये जो फंक्शन है, पहले मैंने जनरली लिखा कि आपके पास ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है, फिर यहाँ पे जब कर्नल को आप डिफाइन करते हो तो उससे आपके ट्रांसफॉर्म्स निकलते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जी ट्रांसफॉर्म, और फिर हम आगे जाके ना कुछ कम्प्लेक्स वो देखेंगे, कर्नल्स देखेंगे, जो हमारे पास फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स की सूरत में आ जाएंगे इस तरह से ना। तो हमारे पास ये जो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमने पहला जो केस लिया है, दैट इज व्हेन द कर्नल इज गिवन बाय ई टू द माइनस एस टी। ठीक है, अब मैं इस स्पेशल कर्नल के लिए लिखूं, यानी कि मैं के एस टी की जगह ई टू द माइनस एस टी लिख दूं, तो ये डेफिनेशन किसकी बन जाएगी? दैट इज डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये पहला केस हमारा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ही स्टार्ट करें, तो हम सबसे पहले लेप्लास ट्रांसफॉर्म को ही डिफाइन करेंगे। तो अब मैं डिफाइन करने लगी हूँ। हमने और भी ट्रांसफॉर्म्स पढ़ने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि हम यहीं पे इस कर्नल को चेंज करेंगे तो हमारे पास ये कोई और ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। लेकिन फॉर द केस जो कि अभी हम डिस्कस करें, दैट इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म में ये जो के एस टी होता है, ये हमेशा क्या होता है? ई टू द माइनस एस टी। तो अब मैं डिफाइन करने लगी हूँ, डेफिनेशन लिखने लगी हूँ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म को हम डिफाइन करेंगे, लेट एफ बी अ फंक्शन defined for t greater than equals to 0, then the integral है आपके पास थोड़ी सी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखने लगी हूँ। इंटेग्रल लिखूंगी, फिर बताऊंगी किस इंटेग्रल को हम कॉल क्या करेंगे, इसको किससे डिनोट करेंगे। इंटेग्रल 0 टू इंफिनिटी, और के एस टी की जगह मैं लिखते ई टू द माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। दिस इंटेग्रल, दिस इज सेड टू बी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ, ये कहलाता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं, इसके लिए नोटेशन हम यूज करते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम इस टाइप से एल लिखते हैं। और ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमने किसका लिया है? हमने लिया है फंक्शन ऑफ टी का। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी, ये सिंबल है, ये सिंबल है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी, इसको पढ़ते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी। और इसका फार्मूला क्या है? 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब जब आप ये obvious सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जब भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल आएगा तो इसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप अगर मैं यहीं पे लिख दूं, तो दैट इज लिमिट बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू बी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे इसको ऐसे, और इसको डिनोट करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इज गिवन बाय इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। दैट कैन बी रिटन in terms of limit b approaches to infinity 0 to b e to the power minus s t f of t dt। ये डेफिनेशन लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन है, इसको आप याद रखेंगे। और अब जब ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा, अभी तो हमने लिखा हुआ है ना, हम टी के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और फिर ये लिमिट्स किसकी हैं? ये भी टी की हैं। अब इससे बात है, टी जो है दैट इज फ्रॉम 0 टू बी, जब हम अप्लाई कर देंगे तो फिर जो रिजल्टिंग फंक्शन आएगा, जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्टिंग फंक्शन आएगा वो किसका होगा?
वो सिर्फ एस का होगा, क्योंकि टी को तो हमने कांस्टेंट वैल्यू 0 to b अप्लाई सब्सटीट्यूट कर देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो फंक्शन ऑफ एस आएगा हमेशा, ठीक है। तो मैं इसलिए इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी को एक और नोटेशन से हम डिनोट करते हैं, दैट इज सम फंक्शन ऑफ, अब जाहिर सी बात है ये स्मॉल एफ से डिफरेंट फंक्शन है, तो मैंने इसको कैपिटल एफ से डिनोट कर दिया, एफ ऑफ एस। सो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप याद रखेंगे, ये नोटेशंस भी हैं और ये डेफिनेशन भी है किसकी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी को हमने डिनोट किया एफ ऑफ एस से, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी एंड इट इज गिवन बाय द फार्मूला 0 to infinity e to the power minus s t f of t dt, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। और सबसे पहला जो काम हम करने लगे वो भी यही करेंगे कि हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करना सीखेंगे कि अगर हमें कोई भी फंक्शन ऑफ टी गिवन हुआ और हमें उसका फंक्शन उसका सॉरी लैप्लास, उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हुआ तो हम कैसे फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन ऑफ टी, यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी की जगह मे बी टी गिवन हो, मे बी टी स्क्वायर गिवन हो, मे बी 1/t गिवन हो, कुछ भी गिवन हो सकता है, साइन टी कॉस टी कुछ भी गिवन हो, फंक्शन ऑफ टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करना है कि इस डेफिनेशन में जिधर एफ ऑफ टी लिखा हुआ है ना, वहां पे जो भी हमें फंक्शन ऑफ टी इधर गिवन होगा उससे रिप्लेस करके ये इंटीग्रल सॉल्व कर लेना है। दैट इज हाउ वी फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। फंक्शन पे एक चीज हमने लिखी है कि फंक्शन को डिफाइंड होना चाहिए फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिलहाल हमने ये कंडीशन लिखी है कि आपका जो फंक्शन जो भी आप कंसीडर करो दैट शुड बी डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इंटरवल 0 to infinity जो हमने लिखा है इसके ऊपर उसको डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि किसी भी पॉइंट पे इसके दरमियान कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिस पर आपका फंक्शन डिफाइंड ना हो, ठीक है। तो पहला हमने और अगेन मैंने आपको बताया कि अगर आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब होगा आपका इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है, और अगर आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब होगा आपका जो इंटीग्रल है वो डाइवर्ज कर रहा है। और obvious सी बात है, अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो इसका मतलब है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। ओके, अब हम डायरेक्टली जाएंगे एक सिंपल सी एग्जांपल की तरफ और फिर हम आगे चलेंगे। फिर मैं इसके बाद जैसे इंटीग्रेशन में आप करते थे ना, पहले आप बेसिक डेफिनेशन से इंटीग्रेशन करना सीखते थे, ठीक है, और उसके बाद आपके पास फार्मूले आ जाते थे, इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलाज आ जाते थे जिनको आप याद कर लेते थे और फिर उनको डायरेक्टली अप्लाई करते थे। सेम उसी तरह पहले मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फंक्शन रख रख के फाइंड करना सिखाऊंगी और उसके बाद हम कुछ बेसिक फार्मूलाज लिख लेंगे कि इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है, इसका ये होता है, इस तरह करके हम याद भी रख लेंगे, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आपको ड्राइव करना भी आ सकता है और आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आप डायरेक्टली वो फार्मूले अप्लाई करो। जैसे मैं इंटीग्रेशन में आपसे कहूँ कि आप इंटीग्रेट करके बताएं और एक आपने डायरेक्टली रूल जो है वो याद किए होते हैं ना, सेम उसी तरह से। वो हमारे पास क्वेश्चन की स्टार्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है एवेल्युएट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, और फंक्शन ले लेती हूँ कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, लेट्स से 1 ले लेती हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 फाइंड करना है, ठीक है। अब हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हमें ये पता है कि लैप्लास, हमारे पास फार्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन ऑफ टी, ये इज इक्वल टू होता है इंटेग्रल फ्रॉम 0 to infinity e to the power minus s t f of t dt। ये फार्मूला है आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो कि आपने याद रखना है, ठीक है। अब मैं किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाह रही हूँ, 1 का। तो मैंने क्या करना है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ टी को रिप्लेस कर देना है, किससे, सिंपली 1 से, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इंटेग्रल फ्रॉम 0 to infinity e रेज टू द पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी को हम क्या रख रहे हैं, हमारे पास क्या एफ ऑफ टी गिवन है, दैट इज 1 dt। मुझे बताएं क्या इस स्टेप की समझ आ गई है कि हमें यहाँ पे जो भी फंक्शन गिवन होगा हमने राइट हैंड साइड पे भी एफ ऑफ टी की जगह वो फंक्शन पुट कर देना, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आप देखो तो यार एफ ऑफ टी क्या था आपको गिवन, एफ ऑफ टी आपको गिवन था 1। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे एफ ऑफ टी को रिप्लेस करते हैं, किससे, 1 से। ये सब क्लियर है कि मैं जस्ट डेफिनेशन में फंक्शन को रिप्लेस किया 1 से। अपने माइक ऑन कर सकते हैं तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ताकि मुझे भी पता लगे आपको समझ आ रही है नहीं। सुन रहे हैं हमें साइड जी पे मैम रखे हुए। समझ आ रही है,
समझ गया। आ गई है कि आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन याद रखनी है, और जिस फंक्शन का आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहा जाए आपने एफ ऑफ टी को उस फंक्शन से रिप्लेस कर देना है ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड। ये स्टेप सबको क्लियर है? जी अंकल, ओके। क्लियर। अब देखिए, अब आपके पास ये सिंपल इंटेग्रल आ गया। अब आपके पास क्या आ गया? इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी। आपके पास सिंपली आ गया इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। सिंपल एक इंटेग्रल आ गया। ठीक है, अब आपको इसका फॉर्मूला भी पता है कि इसका इंटेग्रल क्या होता है। ई टू द ए टी का इंटेग्रल क्या होता है? ई टू द ए टी का पहले इंटेग्रल जी, ए टी, फिर उसके जो ई टू द ए टी उसका पावर का डिवाइडेड बाय डिवाइड डिवाइडेड बाय बाय 80। ए, ए टी। सिंपली 80। ए नॉट ए टी। ए टी का डेरिवेटिव, ए ओके टी का ओके। विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव क्या आता है? ए। ठीक है, ए से आप ये डिवाइड ही आता है करेंगे। जी। ठीक है, ये हमें फार्मूला ये याद रखें। इंटेग्रल ई टू द ए टी डी टी इज इक्वल टू ई टू द ए टी, डेरिवेटिव में हम इनटू ए करते हैं और इंटीग्रेशन में हम डिवाइडेड बाय ए करते हैं। और ए क्या चीज है? ये जो आपके पास ई की पावर होती है ना, इसका डेरिवेटिव। अब टी के रेस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करें तो ऑब्वियसली बात है टी के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। तो ए टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट से क्या आ गया? ए। तो उस ए से हम डिवाइड कर देते हैं। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल का फार्मूला है इंटेग्रल का। ठीक है, ई टू द ए टी ओवर ए हमारा फार्मूला होता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। सो क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल तो ऑब्वियसली बात है पहले हमें इसको लिमिट फॉर्म में लिखना होगा। तो मैं इसको लिखूंगी लिमिट b अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंटेग्रल 0 टू b e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ये हो गया। अब जस्ट सिंपली आपने इंटीग्रेट कर देना है। जब इंटीग्रेट कर लेंगे इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा तो एंड पे हमने लिमिट अप्लाई करनी होगी। e टू द पावर माइनस एस टी डी टी का इंटीग्रल क्या होगा? e टू द माइनस एस टी को t के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा? अभी मैंने लिखा ए कैन बी एनी नंबर, यहाँ पे माइनस एस उसकी जगह क्या आ जाएगा? जी, e टू द ई e टू द माइनस एस टी माइनस एस टी माइनस एस डिवाइडेड डिवाइड बाय बाय एस। माइनस एस माइनस एस। माइनस एस। ठीक हो गया। माइनस ये एस। हमने सिंपली इंटीग्रेट किया और लिमिट हमें गिवन है 0 टू b। सिंपली हमने e टू द माइनस एस टी को t के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया जो क्या गया e टू द माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस। ठीक है, अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपको याद होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहते हैं कि आपने क्या करना है? अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। और ये लिमिट किसकी है ये भी याद रखना है। ये लिमिट किसकी, ये वैल्यूज किसकी है? टी की। किसके रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे थे आप? टी के रेस्पेक्ट से। ये टी की वैल्यू है, टी इज इक्वल टू बी एंड टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये याद रखें कि ये वैल्यूज किसकी गिवन है आपको, ये लिमिट किसकी गिवन है? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन टी की। तो हमने हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये था कि आपने क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपने फंक्शन में अपर लिमिट अप्लाई कर देनी है टी की जगह, देन माइनस लगाना है और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है टी की जगह। सो अब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँ, बाहर वाली लिमिट तो हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये जब एंड पे सब सॉल्व हो जाएगा तब हमने अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अब मैं अप्लाई करूँ तो अपर लिमिट में टी की जगह लिखूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ई टू द माइनस एस बी डिवाइडेड बाय माइनस एस। यही आएगा अपर लिमिट अप्लाई करने से। जस्ट टी को रिप्लेस कर दिया किससे? बी से। माइनस और जी लोअर हाँ। लिमिट अप्लाई करूँ। अब टी की जगह मैंने क्या करना है? 0 करना है। और ई टू द पावर 0 कितना होता है? या कोई भी वेरिएबल टू द पावर 0 या कांस्टेंट टू द पावर 0 कितना होता है? दैट इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो ई टू द 0 हो जाएगा, दैट इज 1 ओवर माइनस एस, ओवर माइनस एस। ये मैंने जस्ट सिंपली किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये स्टेप भी सबको क्लियर है? मैंने जस्ट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई की है। अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, ई टू द 0 जो है वो 1